जो उनकी विधा है लेखन की, ऐसा सीधा लगता है जैसे कैमरा लगा दिया और कैमरे के आगे सारी चीजें पिक्चर की तरीके से, सारी रील बिल्कुल जीवंत तरीके से वो जैसे मंचन हो रहा हो। तो और इसीलिए शायद जो उनका वो सब उनके रेखा चित्र है, रेखा चित्र उनका ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनकी लव कथाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, या उनका देखिए रेडियो एक टॉक बात ज्यादा बताऊं, हाँ, कहूं कुछ? जी 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 सके साहब कहे, क्या कह कहिए रहे सके हैं? साहब, आप कहिए मैं कहिए। कह रहा हूं आपसे कि ये तो ठीक है कि मंटो ने जिस तरह की कहानियां लिखी, फिर उस तरह की कहानियां कोई लिख नहीं पाया। हालांकि मैं समझता हूं कि राजेंद्र सिंह बेदी उनसे बड़े कहानीकार हैं, लेकिन मंटो ने जो जिस तरह के सवाल उठाए और जिस तरह की एक आधुनिक चेतना के प्रसार में उन्होंने अपने लेखन से भूमिका अदा की है, वो महत्वपूर्ण है। और गलत के खिलाफ खड़े होने का जो हौसला उन्होंने दिया अपनी कहानियों से लोगों को, उसका भी बहुत महत्व है। तो आप ये देखिए कि जैसे कि वैश्याओं के बारे में उनकी कहानी है, तो ये काम जो उन्होंने किया कि ऐसे लोगों को समाज के जिनको ठुकरा दिया गया है, त्याज्य मान लिया गया है, नीच मान लिया गया है, ऐसे लोगों के मन में भी इस जीवन के बारे में और इस समाज के बारे में जो चिंताएं हैं, और ये समाज खुद उनको जो है कोई महत्व नहीं देता है, तो इसलिए उनकी वो सारी कहानियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मंटो ने तो फिल्मों के बारे में लिखा, नाटक भी लिखे, बहुत सारे, लगभग सभी विधाओं में लिखा। और बता रहे थे कि उपेंद्रनाथ अश्क से उनकी बहुत गहरी घनिष्ठता थी, तो उपेंद्रनाथ अश्क भी थे उसमें, कृष्णचंद्र भी थे, अहमद नदीम कासमी भी थे, जिनसे मंटो की घनिष्ठता थी। लेकिन इन सब में आपस में टकराव, प्रतिस्पर्धा भी थी। सब अपने को बड़ा कहानीकार मानते थे, और ये है कि मंटो किसी को अपने आगे नहीं मानते थे। ये मैं बताना चाहता हूँ कि मंटो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे, उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी और जिसने बहुत नुकसान उनको पहुंचाया, जो मजाज में भी थी हमारे जो शायर हैं। तो मंटो ने और इन लोगों ने एक फिल्म बनाई, और उस फिल्म में मंटो ने राजेंद्र सिंह बेदी, अरे मंटो, राजा मेहंदी अली खां, उपेंद्रनाथ अश्क और एक सज्जन और थे, ये सारे लोगों ने उसमें काम किया। मेरे ख्याल से चल चल रहे नौजवान। तो इस तरह की घनिष्ठता थी, और कृष्णचंद्र और मंटो ने जो फिल्मों में लिखना शुरू किया वो एक साथ शुरू किया। और मंटो की फिल्म जो थी, जैसे मिर्जा गालिब का जिक्र किया हमारे साथी ने, तो मिर्जा गालिब जो है वो सोहराब साहब ने बनाई, बहुत जबरदस्त इनकी फिल्म है। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि उर्दू शायरी में मंटो ने सबसे गहरा प्रभाव मिर्जा गालिब का लिया, और मिर्जा गालिब का जो उन्होंने इतना गहरा प्रभाव लिया, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एक तो मिर्जा गालिब की अनासिकता के तत्व मिल जाते हैं, खुदाई से इनकार के तत्व मिल जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि आत्मनिषेध की एक प्रवृत्ति मिलती है, और नई बात की एक अन्वेषणात्मकता जो है गालिब की, यानी खोज, शंका और चीजों के बारे में जानने की ललक, और नई संस्कृति और नए सभ्यता के प्रति जो गालिब का रुझान है, जो कलकत्ता का उनका सफरनामा है या बनारस का है, वो सारी चीजें मिला के देखिए तो मंटो बहुत प्रभावित हुआ। मंटो ने गालिब पर फिल्म लिखी, और आपको शायद मालूम ही होगा आप सबको कि वो हिंदुस्तान में से जाने तक वो फिल्म जो है हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हो पाई थी, और वो चाहते फिल्म रिलीज, बहुत गाना उनका चल रहा था, उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान चले गए थे और वो अकेले यहाँ थे, और उस अकेले में बंबई के अंदर सांप्रदायिकता की लहर चल निकली थी, और ये कोशिशें हो रही थी कि मुसलमानों को फिल्मी दुनिया से कम किया जाए, निकाला जाए।
और इनकी भूमिका को सीमित किया जाए। तो मंटो उससे बहुत थे, उसका सारा विवरण जो श्याम वाला उनका रेखा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कि संयोग भी क्या होता है। जो मेरा लेख है वो भावना में उनके फिल्मी संघर्ष के ऊपर, फिल्मी लेखन के संघर्ष पे, उसमें ये विवरण है कि एक तो ये कि मंटो पे बराबर दबाव पड़ रहा था पाकिस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर्स का और डायरेक्टर्स का कि तुम पाकिस्तान चले आओ। मंटो में जैसा कि बताया आपको कि कड़की में उनके दिन चल रहे थे क्योंकि और इस कारण उनके जेबों में पैसे नहीं है कि बच्ची बीवी उनको रुपए देती थी कि जाके दवा लिया, बच्ची बहुत दी, तो उस रुपए की भी वो शराब पी जाते थे। और ये हालत हो गई थी कि 100 रुपए में एक कहानी लिखने की स्थिति में वो आ गए थे। रोज एक कहानी, उनका एक मजमून भी है और उन पे लिखा गया है कि रोज एक कहानी, 100 रुपया लेते थे और एक कहानी लिख के दे देते थे। तो ये जो आलम था उनका, इस कारण से वो ये चाहते थे भारत में क्योंकि फिल्मी सब में वो जो व्यवसाय है बहुत मजबूत हुआ, बहुत अच्छी स्थिति में था, जबकि पाकिस्तान में उतनी अच्छी स्थिति में ना था और ना है अभी। तो वो चाहते नहीं थे, लेकिन इसका दबाव उन पे था कि वो 1,000 रुपए महीने का ऑफर उनको मिला कि तुमको 1,000 रुपया महीना मिलेगा और तुम आ जाओ। और वो साहब चले गए और जैसे गए वो पाकिस्तान 48 में गए सब बता वो, और 48 के बाद ही वो मिर्जा गालिब फिल्म रिलीज हो गई। और मिर्जा गालिब फिल्म रिलीज किया हुई, उसने कामयाबी के झंडे गाड़, इतनी पसंद की गई और बहुत। अब वो गए, कितना शौक लगा हुआ एक आदमी को, मेहनत से एक फिल्म लिखी और मैं वहां इंतजार करता रहा कि वो रिलीज हो जाए तो मेरे बदलाव आए, क्योंकि दूसरी फिल्में उनको मिलती और, लेकिन वो नहीं हुआ, ले गया। बहुत लंबा मामला आगे है कि किस तरह से पाकिस्तान में। मैं जोड़ना ये चाहता हूं कि देखिए उनको 5 कहानियों पे उनके मुकदमे चले। 5 कहानियों में काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, धुआं, ऊपर नीचे और दरमियान, खोल-दो के ऊपर मुकदमा नहीं चला। खोल दो जिस पत्रिका में छपी थी, उस पत्रिका को 6 महीने के लिए पाबंदी उस पर लगा दी गई कि इसका कोई अंक प्रकाशित नहीं हो सकता 6 महीने तक, लेकिन मुकदमा उस पर नहीं चला। खोल दो कहानी वास्तव में बहुत बड़ी कहानी है और जिसने झकझोर कर लग दिया सारे लोगों को। और सांप्रदायिकता के सवाल पे और विभाजन के सवाल पे उनकी समझ थी, बहुत साफ थी। हालांकि उनके पाकिस्तान चले जाने से वो उसमें थोड़ा सी चोट आया, आघात लगा कि वो उस स्टैंड पे वो कायम नहीं रह पाए और पाकिस्तान चले गए। जोश मजियाबादी और सादा हसन मंटो, कई ऐसे लोग जो यहाँ बहुत अकड़ रहे थे, वो आखिर में टूट गए। तो ये जो इनकी कहानियां थी, ये 5 जिन पे मुकदमे चले और सिर्फ एक मुकदमे में उन पे इल्जाम साबित हुआ या जो आरोप झूठे लगाए गए थे उनको सच्चा माना गया और उनको सजा हुई। बाकी किसी में, और फैज साहब जो थे वो कई उनके मुकदमों में गवाही भी देने गए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बात बहुत फैलाई जाती है कि उन पे पाकिस्तान में बहुत मुकदमे ले, बहुत मुकदमे चले। पाकिस्तान में मुकदमा एक उनकी का है और वो ऊपर नीचे दरमियान और ठंडा गो कहानी था, 2 कहानी। बाकी सारी कहानियों पे यहाँ, लेकिन संयोग ये था कि सारे मुकदमे कोर्ट में चले। तो में है कि वो सब के सब पाकिस्तान, ये जरा सा चले गलत था, अवाम ने किया और ये मुकदमे की तकियानुसी लोग थे, रूढ़वादी लोग थे, ऐसे पुरानी सोच के लोग थे। आपकी आवाज भी फंस रही है और हमारा समय भी अब तो मैं पूरा होने को है। खत्म कर रहा हूँ ना मैं, तो वो मैं कह रहा हूँ आपसे कि
वो जो इस तरह से उन पे मुकदमे चले और एक मुकदमे में केवल उनको सजा हुई और उसके बाद सारे मुकदमों में लगभग बरी हो गए। धन्यवाद। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने मिंटो साहब को याद किया। मिंटो साहब को हम क्या याद करेंगे, मिंटो साहब तो जिंदा हैं। अपने समय में ही मिंटो साहब अपना कहा करते थे कि शहादत हसन तो मर जाएगा, मतलब उनका शरीर भले मर जाए लेकिन मिंटो जिंदा रहेगा। और मिंटो आज भी जिंदा है। मिंटो आज कहीं भी कैमरा लगा दिया जाए, आज की तारीख में भी जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं अगर आप पढ़ना शुरू कीजिए तो कहीं से नहीं लगता है कि मिंटो साहब हमारे सामने नहीं है। आज भी हमारे समाज में वैसी ही कुरीतियां हैं, आज भी हमारे सामने की हम हमारे समाज में वैसे ही जो वो विद्रुपता भरी हुई है और सारी चीजें हैं। तो आज के दिन हम मिंटो साहब को सत सत प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं। और उनकी असली याद यही है कि हम मिंटो साहब की विधा को, मिंटो साहब के उस लव कथा को, उसके मर्म को हम जिंदा रखें। हमारे अंदर जिंदा है, हमारे सारे साहित्यकारों में जिंदा है। आप सारे साथी जुड़े अपने शकील सिद्दीकी साहब का एक जानकारी दे दूं तिवारी जी जी, जी एक बताएं जी। जानकारी ये देनी है कि, अरे सुनिए, जी वाणी प्रकाशन से मेरी ये किताब चाकार मंटो, उन अच्छा उस किताब में जो मुकदमे, जितने मुकदमे चले हैं उन सबकी रुदात है उसमें। क्या फैसला हुआ, अरे मंटो ने वाह क्या बयान दिया, हाँ, वो सारी किताब वाणी प्रकाशन से किताब छपी है और उसका शीर्षक है गुनहगार मंटो। आप लोग उसको पढ़िए, उसमें वो सारी कहानियां भी हैं, उन पे चले मुकदमों की रुदात है पूरी और बाकी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से आज हमने मिंटो साहब को उनके स्मृति दिवस पर याद किया। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, अपने शकील सिद्दीकी साहब, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, वकील बराड़ साहब, विभूत नारायण जी नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम आप सब लोगों के आभारी हैं। और हमारे इस चैनल का प्रयास है कि हम साहित्यकारों को भी समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं और खास करके साहित्य तो मशाल है इस सब के सामने चलने का, तो हम सारी गतिविधियों को हम अपने श्रोताओं के सामने रखते रहें। आप हमारा चैनल देखते रहिए। कल फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।